हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं लास्ट 6 मंथ सीरीज के आरबीआई नोटिफिकेशन पार्ट 2 फॉर योर अपकमिंग एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो सीधा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी रिगार्डिंग डिजिटल करेंसी होलसेल के ऊपर। अब 2022 में क्या हुआ था, आरबीआई ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च की जिसका नाम था सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इसको लॉन्च किया था दो पार्ट्स में, एक था आपका रिटेल और एक था आपका होलसेल। तो देखो, जब भी आपकी ट्रांजैक्शन अमाउंट कम होगी, ठीक है, वो किस में आएगी, आपकी रिटेल कैटेगरी में, मतलब आम लोगों के लिए क्या था, रिटेल। और वहीं अगर जैसे अमाउंट होगी करोड़ों में, जब बैंक एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं या गवर्नमेंट बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, वो जाती है आपकी करोड़ों में वैल्यू, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में आएगी, वो आएगी आपकी होलसेल कैटेगरी में। तो इन दोनों प्रोजेक्ट को लॉन्च करते वक्त इन्होंने इसको टेस्टिंग के लिए इनके पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए कि पहले इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो आरबीआई ने होलसेल के लिए क्या किया, 2022 में आरबीआई ने होलसेल के लिए क्या किया, इन बैंक्स को बोला, ये जितने भी बैंक्स लिखे हैं इनको बोला, आप जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स सेल करोगे या परचेज करोगे, तो ट्रांजैक्शन किस में करनी पड़ेगी, अब से आपको करनी पड़ेगी डिजिटल रुपी होलसेल में ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आरबीआई ने 2022 में बोल दिया और ये चलाया उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें कौन कौन से बैंक अलाउड थे, ये सारे बैंक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, 2022 से लेकर 2023 तक एक साल इन्होंने इसको टेस्ट किया और इन्होंने रिजल्ट देखा कि काफी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अब क्या किया है, एक स्टेप और इंक्लूड कर दिया है। अब 2023 में क्या बोला है कि जो भी बैंक अब, ठीक है, इनमें से जो ऊपर दिए गए बैंक है, इनमें से जो भी बैंक अब अगर कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेगा, तो उसकी ट्रांजैक्शन भी इसको कैसे करनी पड़ेगी, डिजिटल रुपी होलसेल के थ्रू इसकी ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। बस यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या, कि यहाँ पे इन्होंने एचएसबीसी को हटा दिया है, उसकी जगह किसको डाल दिया है, फेडरल बैंक को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कॉल मनी है क्या चीज। देखो, कॉल मनी क्या होता है, आपका मनी मार्केट है, उसका इंस्ट्रूमेंट होता है। मनी मार्केट पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ब्रीफिंग दे देता हूँ। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जिनकी वैलिडिटी एक दिन से लेके 365 दिन तक की होती है, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाए जाते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। और इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेट करता है आरबीआई। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट की। देखो, जब भी समझ लो एक बैंक है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, समझ लो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा को थोड़े दिन के लिए पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एसबीआई के पास जाएगा और बोलेगा भाई मेरे को थोड़े से पैसे दे दो और मैं बदले में आपको चुका दूंगा थोड़े दिन में। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये किसके थ्रू होता है, ये होता है आपका कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, ठीक है। और जो कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट है, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कॉल मनी, दूसरा होता है आपका नोटिस मनी, और तीसरा होता है आपका टर्म मनी। अब इसमें फर्क क्या है, देखो, समझ लो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एसबीआई से लोन लिया, उधार लिया एक दिन के लिए, सिर्फ 1 डे के लिए, तो वो किसी में आएगा, कॉल मनी के अंडर। वहीं अगर उसने उधार लिया 2 दिन से लेके 14 दिन के लिए, तो वो किस में आएगा, आपका नोटिस मनी के अंडर। और वहीं अगर उसने उधार लिया 15 दिन से लेके 365 दिन के लिए, तो वो किस में आएगा, आपका टर्म मनी के अंडर। तो अब आरबीआई ने क्या बोला है, जब भी बैंक दूसरे बैंक से, या जब भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेगा, कौन से वाले, ये जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, एचएसबीसी को छोड़ के फेडरल बैंक आ जाएगा, बाकी सारे ये वाले, ठीक है। तो ये जब भी एक दूसरे से उधार लेंगे तो वो ट्रांजेक्शन करेंगे, किस में करेंगे, डिजिटल रुपी में करेंगे ट्रांजेक्शन, ठीक है। और जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो सेम डे सेटल होगी। सेटलमेंट का टाइम पीरियड कितना है, T+0, मतलब सेम डे सेटल होगी। मतलब यहाँ पे क्या है, समझ लो बीओबी ने एसबीआई से पैसे मांगे और एसबीआई ने आज ट्रांजेक्शन कर दी बीओबी के अकाउंट में, तो सेम डेज के अकाउंट में रिफ्लेक्ट भी होंगे। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड कितना है, T+0। टी क्या होता है यहाँ पे, जिस दिन ट्रांजेक्शन की गई है, और आगे जीरो लगा है तो मतलब सेम डे उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और ये कौन करेगा प्रोसेस, ये करेगा सीसीआईएल, उसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये थी आपकी डिजिटल करेंसी होलसेल के ऊपर न्यूज। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन के ऊपर। अब देखो, आरबीआई ने क्या बोला है कि आपके जो कार्ड्स हैं, कार्ड कौन से, क्रेडिट कार्ड हो गए या डेबिट कार्ड हो गए, इनकी टोकनाइजेशन, इनका मतलब टोकन आप बना सकते हो बैंक लेवल पे। अब ये क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। देखो, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है, वो कुछ ऐसा होता है और इसके आगे कुछ ऐसे नंबर लिखे होते हैं 16 डिजिट के, ठीक है। और इसके पीछे एक 3 नंबर लिखे होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीवीवी नंबर, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू।
तो जब भी आप किसी मर्चेंट से ऑनलाइन चीज या कुछ भी चीज परचेज करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले इस कार्ड की ये नंबर्स डालने होते हैं, फिर एक्सपायरी डेट का भी इस कार्ड की वो डालनी होती है, फिर सीवीवी नंबर डालना होता है, फिर ओटीपी आता है, फिर पेमेंट होती है, ठीक है। पर यहाँ पे आरबीआई ने 2021 में इंट्रोड्यूस किया है टोकनाइजेशन, कार्ड को कि आप कार्ड का टोकन बना सकते हो, और ये चालू कब से हुआ, 1 अक्टूबर 2022 से। अब इसमें क्या होता है कि मर्चेंट्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे आपको एक सुविधा प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपने कार्ड की डिटेल शेयर कीजिए, ठीक है, और वहां पे वो आपको बदले में क्या देंगे, एक टोकन देंगे बना के, जिससे क्या होगा कि आप इस मर्चेंट की वेबसाइट पे कुछ भी चीज परचेज करोगे आगे से, तो आपको कार्ड की ये सारी चीजें नहीं डालनी पड़ेंगी, सिर्फ ये टोकन नंबर डालना है और पेमेंट हो जाया करेगी, ठीक है। तो ये चीज अलाउ की थी आरबीआई ने 2022 में। पर ये कहां से होती थी, मर्चेंट की वेबसाइट से। पर यहाँ पे एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था, समझ लो मेरे पास एक कार्ड है, ठीक है, एसबीआई का। अब मैं इस मर्चेंट के पास गया, इसने मेरे को टोकन नंबर दे दिया, फिर मेरे को कुछ प्रोडक्ट दूसरे मर्चेंट से लेने थे तो वो मेरे को दूसरा टोकन नंबर देगा, तो मतलब मेरा एक ही कार्ड के अलग अलग टोकन नंबर हो जाते थे, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी और ट्रांजेक्शन फंस जा रही थी, ठीक है। तो अब आरबीआई ने क्या कहा कि आरबीआई ने कहा कि अब जो ये टोकनाइजेशन है वो आपको बैंक लेवल पे ही मिल जाएगी, मतलब बैंक आपको ये टोकन बना के दे देगा, एक यूनिक टोकन, और वो आपका हर मर्चेंट पे चलेगा, मतलब जितने भी मर्चेंट के पास जाओगे आपको अलग अलग टोकन नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका ये जो बैंक टोकन नंबर बना के देगा यही चल पड़ेगा हर मर्चेंट के वेबसाइट पे, जिससे क्या होगा, ट्रांजैक्शन स्मूथ होगी। और देखो आरबीआई ने ये स्टेप क्यों उठाया, क्योंकि आरबीआई को ये टोकनाइजेशन वाला मेथड कहीं ना कहीं बेनिफिट लगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखो पिछले एक साल में 1 अक्टूबर 2022 को इसको चालू किया है और लगभग एक साल में कितने 56 करोड़ के टोकन जनरेट किए गए हैं लोगों द्वारा, जिससे 5 लाख करोड़ की पेमेंट की गई है, ठीक है। तो आरबीआई को इसका फ्यूचर दिखा, इसलिए आरबीआई ने क्या बोला है, बैंक लेवल पे ही आप टोकन जनरेट कर सकोगे अपने डेबिट कार्ड के और क्रेडिट कार्ड के, जो आपके हर मर्चेंट पे एलिजिबल होंगे, ठीक है, फॉर ट्रांजेक्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपके रिगार्डिंग पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के ऊपर। अब आरबीआई ने क्या किया है, नए नॉर्म्स निकाले हैं टू रेगुलेट किसको, पेमेंट एग्रीगेटर्स जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में डील करते हैं। देखो इंडिया जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज या तो बाहर भेजता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है, या तो बाहर से मंगवाता है कुछ ना कुछ, ठीक है, इंपोर्ट करता है। तो देखो जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो बदले में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। और वहीं अगर इंपोर्ट कर रहा है तो बदले में उसको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पैसों की ट्रांजेक्शन है क्रॉस बॉर्डर, ये दो तरीकों से होती है, एक तो आपके बैंक्स के थ्रू, ठीक है, एक होती है आपके बैंक्स के थ्रू, एक होते हैं आपके नॉन बैंक पीए, पीए के आपका पेमेंट एग्रीगेटर्स के थ्रू, ठीक है। तो आरबीआई क्या बोल रहा है, जो बैंक्स के थ्रू लेन देन हो रही है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैंक जो है वो एडी कैटेगरी 1 बैंक है, ठीक है। लगभग इसमें सारे बैंक्स आते हैं, इसमें 101 बैंक आते हैं एडी कैटेगरी 1 में, और इनको अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडी कैटेगरी 1 का मतलब ही ये है कि इनके पास पहले से ही लाइसेंस है टू बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, टू बाय एंड सेल इन फॉरेन एक्सचेंज। एडी कैटेगरी 1 बैंक्स कौन से होते हैं, जिनके पास पहले से लाइसेंस होता है टू बाय एंड सेल इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आपके नॉन बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स है उनको एक स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ेगी अब आरबीआई से, कब तक, 30 अप्रैल 2024 तक। अगर उनको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को, तो उनको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरबीआई से, किसको, पेमेंट एग्रीगेटर्स को। अब ये पेमेंट एग्रीगेटर्स का मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे कि आपका हो गया अमेजॉन पे इंडिया, ठीक है, फिर आपका हो गया रेजर पे ये भी एक पेमेंट एग्रीगेटर है, फिर आपका हो गया पाइन लैब्स, फिर हो गया आपका पेपाल, ये सारे क्या होते हैं, ये पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इन्होंने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में डील करना है तो इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से, कब तक, 30 अप्रैल 2024 तक। और आरबीआई ने ये कंडीशन किस किस बेस पे लगाई है, इसको ये पावर कहां से मिली, आरबीआई को ये पावर मिली कहां से, सेक्शन 10 एंड 18 ऑफ पेमेंट सेटलमेंट एक्ट और सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ फेमा एक्ट। फेमा क्या आपका, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत आरबीआई को ये पावर मिली है ये कंडीशन लगाने की, किस पे, पेमेंट एग्रीगेटर्स पे। अब यहाँ पे आरबीआई ने एक चीज और बोली है, जो भी पेमेंट एग्रीगेटर्स अप्लाई करेंगे कि भाई मेरे को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करनी है, तो जो भी एप्लीकेशन मेरे को देंगे, आरबीआई को देंगे एप्लीकेशंस कि भाई हमें अप्रूवल दीजिए कि हमने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट स्टार्ट करनी है, तो उस पेमेंट एग्रीगेटर की उस टाइम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, लगभग 15 करोड़ होनी चाहिए जब वो एप्लीकेशन दे रहे हैं आरबीआई को, और वही नेटवर्थ इनको बढ़ा के 25 करोड़ तक लेकर जानी है, कब तक, 31 मार्च 2026 तक। तो ये भी एक नया अमेंडमेंट ले आया है आरबीआई। और आरबीआई ने एक चीज और बोली है कि जो आप पेमेंट एग्रीगेटर बनाओगे वो 3 टाइप के होंगे, एक जो सिर्फ एक्सपोर्ट में डील करेगा,
एक जो सिर्फ आपका इंपोर्ट में डील करेगा और एक जो बोथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में डील करेगा, ठीक है। और जो भी पेमेंट एग्रीगेटर्स मेरे से लाइसेंस मांगेंगे, अथोराइजेशन मांगेंगे, उनको पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा कहाँ, एफआईयू में। एफआईयू क्या है आपका, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और आईएनडी से इंडिया। अब ये यूनिट किस लिए बनाई गई थी, ये यूनिट बनाई गई थी ताकि टू काउंटर टेरर फाइनेंसिंग एंड टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखो क्रॉस बॉर्डर से पैसा आ रहा है, कहीं वो पैसा टेरर फंडिंग में तो नहीं जा रहा, कहीं वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं हो रही कि मतलब ब्लैक मनी को वाइट तो नहीं किया जा रहा, तो वो डील कौन, वो चेक कौन करता है, वो करता है आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो अब आरबीआई ने बोला जो भी पेमेंट एग्रीगेटर्स मेरे से लाइसेंस मांगेंगे उनको पहले अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी फिर उसको वो ट्रैक कर पाएंगे, कौन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और बोली है, जो ये इन चीजों से कंप्लाई नहीं करेगा, जो भी मैंने रूल्स बताए हैं, तो उसको सीज कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको काम नहीं करने दिया जाएगा इंडिया में। और कब से होगा ये, 31 जुलाई 2024 से अप्लाई हो जाएगा, कि जिसने अगर ये सारे रूल्स फॉलो नहीं किए, ठीक है, जिन्होंने जो मैंने कंडीशन दी है इससे कंप्लाई नहीं किया, तो 31 जुलाई 2024 से वो इंडिया में काम भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इंपोर्ट में डील कर रहे हैं एग्रीगेटर्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स इंपोर्ट में डील कर रहे हैं, उनको एक अलग से अकाउंट भी बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा, इंपोर्ट कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। और वहीं जो एक्सपोर्ट में डील कर रहे हैं उनको भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो क्या होगा, एक्सपोर्ट कलेक्शन अकाउंट। अब यहाँ पे आरबीआई ने एक चीज और बोली है, अगर इंपोर्ट हो रहा है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का, तो उस पे एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस मतलब उसको अच्छे से क्रॉस चेक करना चाहिए, ठीक है, ये चीज और बोली है आरबीआई ने। तो ये थी आपकी पेमेंट एग्रीगेटर्स के ऊपर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को चेक करने के लिए नए नॉर्म्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग नॉन कॉलेबल टीडीज के ऊपर। अब ये टीडी क्या चीज है ये समझते हैं। तो देखो एक बैंक में ना दो टाइप के डिपॉजिट होते हैं, एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट और एक होता है आपका टीडी। टीडी को क्या बोलते हो आप, टर्म भी बोल सकते हो और टाइम भी बोल सकते हो। तो देखो डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है आपका कासा। कासा क्या है आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। जो पैसा आपका करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में पड़ा होता है उसको बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट। और वहीं जो पैसा आपका एफडी में और आरडी में पड़ा होता है उसको बोलते हैं हम टर्म डिपॉजिट। तो यहाँ पे जो टीडी की बात हो रही है वो है आपकी फिक्स डिपॉजिट, एफडी की बात हो रही है। तो देखो आरबीआई ने क्या बोला है, एक बैंक में ना आपको दो टाइप की एफडीज बनती हैं। एक होती है आपकी सिंपल एफडी। सिंपल एफडी मतलब इसमें आप एफडी बनाओगे, अब वो कितने टाइम की भी बना सकते हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, कितने की भी। पर इस एफडी का फायदा क्या होता है, समझ लो आपने 10 लाख की एफडी बना दी, ठीक है, और 2 साल की बना दी, और आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप 2 साल से पहले इसको बीच में तुड़वा के पैसे ले सकते हो, ठीक है। आपका इंटरेस्ट पे पेनल्टी लगती है, आपके प्रिंसिपल पे कभी पेनल्टी नहीं लगती अगर आप एफडी को बीच में ब्रेक करते हो, ठीक है। तो अगर आप 2 साल से पहले मैच्योरिटी से पहले अगर एफडी तुड़वाते हो तो आपके इंटरेस्ट पे 0.25 कुछ परसेंट की पेनल्टी लगती है और एफडी टूट के आपको पैसे यूज कर सकते हो। पर एक बनती है आपकी नॉन कॉलेबल एफडी, ठीक है। नॉन कॉलेबल एफडी कैसे होती है, अब देखो एसबीआई में इसका नाम है सर्वोत्तम एफडी। आप बोलोगे मेरे को सर्वोत्तम एफडी बनानी है तो वो समझ जाएंगे नॉन कॉलेबल एफडी की बात कर रहे हैं। ये आपके दो ऑप्शन में मिलती है एसबीआई में, एक 1 साल की, एक 2 साल की। अब देखो इसमें फर्क क्या होता है, इस एफडी को अगर आप बनाते हो और आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये एफडी आप तोड़ नहीं सकते, इस एफडी को आप तोड़वा नहीं सकते। तो इन दोनों में देखो ऐसा क्यों अलग अलग क्यों है, तो इसमें देखो फिर बंदा तो यही वाली करवाएगा ना, सिंपल के बीच में तुड़वाएगा और पैसे ले जाएगा, फिर ये वाली सर्वोत्तम वाली करवानी ही क्यों है। देखो सर्वोत्तम वाली इसलिए करवानी है क्योंकि नॉर्मल एफडी पे इस टाइम एसबीआई में इंटरेस्ट है 1 साल का 6.8%, और वहीं अगर आप 1 साल की सर्वोत्तम करवाते हो तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको 7.1%, ठीक है। तो ये फर्क है। और वहीं अगर आप 2 साल की कराते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7.4%। ये फर्क होता है नॉन कॉलेबल में और सिंपल वाली में, कि नॉन कॉलेबल वाली में आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, तो इसलिए वो आप बीच में तुड़वा भी नहीं सकते। तो आरबीआई ने क्या बोला था कि पहले जो अगर आपको नॉन कॉलेबल एफडी बनानी है, ठीक है, तो उसकी लिमिट थी, मिनिमम अमाउंट कितना था, 15 लाख रुपीस। अब आरबीआई ने इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 1 करोड़ रुपया। अगर अब आपको नॉन कॉलेबल एफडी बनानी है जिसपे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा तो वो मिनिमम कितने अमाउंट की बनानी पड़ेगी, 1 करोड़ रुपए की बनानी पड़ेगी, उससे कम की नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहले कितना अमाउंट था 15 लाख, अब कितना है मिनिमम अमाउंट 1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर वाली आप बना सकते हो। और देखो ऐसा नहीं है, समझ लो मैं बैंक में गया, मैंने 1 करोड़ की एफडी बनाई, ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है वो सर्वोत्तम में ही बनेगी, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहोगे, जैसे एसबीआई में गया, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपने कहा मेरी 1 करोड़ की एफडी बना दो, ठीक है, तो वो पूछेंगे आपसे कि सर आपकी सर्वोत्तम में बनानी है कि सिंपल में बनानी है। सिंपल में आपको 6.8% इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का, सर्वोत्तम में आपको 7.1% इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का।
पर सर्वोत्तम में एक चीज होगी कि आप एफडी को बीच में तोड़वा नहीं सकते हो, पर सिंपल वाली में आप बीच में जब मर्जी तोड़वा सकते हो। तो ये फर्क होता है एक सिंपल एफडी में और एक नॉन कॉलेबल एफडी में। सिंपल एफडी को आप जब मर्जी चाहो तोड़वा सकते हो, नॉन कॉलेबल को आप मैच्योरिटी पे ही तोड़वा सकते हो। तो इसकी अमाउंट जो थी पहले 15 लाख रुपए थी, इसको बढ़ा के आरबीआई ने कितना कर दिया, 1 करोड़ रुपया कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग एडी कैटेगरी 1 बैंक के ऊपर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पीएसीबी। पीएसीबी क्या था आपका, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो भी आपके एडी कैटेगरी 1 बैंक है, एडी कैटेगरी 1 बैंक है, उनको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है अलग से आरबीआई से। ठीक है, वो डील कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में। पर आरबीआई क्या कह रहा है, जो भी बैंक एडी कैटेगरी 1 के हैं और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में डील कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक अलग से करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्योंकि देखो इनके पास वॉस्त्रो अकाउंट तो है, बाकी बैंक्स के जो फॉरेन बैंक होंगे उनके वॉस्त्रो अकाउंट तो होंगे, पर इनको एक अलग से करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस होंगी उसको सारी सेटल करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू, ना कि वॉस्त्रो अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो ये थी न्यूज। पर यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी कि वॉस्त्रो होता क्या है। ठीक है, ये चीज है समझने वाली। क्वेश्चन आपका यहां से आ सकता है, इस न्यूज से तो शायद ही क्वेश्चन आए। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें होती है, देखो एक होता है आपका नॉस्त्रो अकाउंट और एक होता है आपका वॉस्त्रो अकाउंट। ये चीज आराम से समझना। ठीक है, इसको बहुत लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं, ठीक है, पर बात ये एक ही होती है, लोग दो बातें बना देते हैं। अब पता है कैसे, देखो एक बोलेंगे वो कि देखो एक है आपका एसबीआई का बैंक, ठीक है, इंडिया में। अब इंडिया में है एसबीआई का बैंक, तो जाहिर सी बात है डील किस में करेगा, रुपीस में। ठीक है, फिर है एक बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका, और ये होगा यूएसए में, तो ये डील किस में करेगा, जाहिर सी बात है डॉलर में। ठीक है, अब एसबीआई ने क्या किया, अपना एक अकाउंट एसबीआई के नाम से एक अकाउंट यहां पे खुलवाया बैंक ऑफ अमेरिका में, एसबीआई के नाम से। अब देखो ये अकाउंट खुला किसका है, एसबीआई का। कहां खुला है, बैंक ऑफ अमेरिका में। कहां, यूएसए में। तो ये भी अब डील किस में करेगा, डॉलर में। तो जब कभी एक कंट्री का बैंक अपना बैंक का अकाउंट दूसरे कंट्री के बैंक में खुलवाता है और डील करता है उनकी करेंसी में, तो उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, नॉस्त्रो बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या समझाएंगे वो, अब सपोज यही एग्जांपल लो, एसबीआई इस तरफ ही है, ठीक है, और ये इंडिया ही है, और यहाँ पे रुपीज है। अब ये बैंक ऑफ इंडिया है, और यहाँ पे डॉलर है, और ये यूएसए है। अब बोलेंगे वो, और जब बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट खोला जाएगा एसबीआई में, ठीक है, इंडिया में। बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट खोला जाएगा एसबीआई में इंडिया में, तो ये किस में डील करेगा, बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट ये डील करेगा रुपीस में। तो इस अकाउंट को क्या बोलेंगे, वॉस्त्रो बोलेंगे। पर ऐसी बात नहीं है, देखो परसेप्शन की बात होती है, दोनों बातें सेम है। अब कैसे, मैं समझाता हूं आपको। समझ लो ये आईसीआईसीआई है, ये है इंडिया, ठीक है, और ये डील कर रहा है यहाँ पे रुपीस में, और वहीं ये सिटी बैंक है यूएसए, ये डील कर रहा है डॉलर में। अब जब आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, सिटी बैंक में अपना अकाउंट खोलेगा आईसीआईसीआई के नाम से यूएसए में, तो ये डील करेगा डॉलर में। तो देखो आईसीआईसीआई की नजर में ये वाला अकाउंट क्या बोला जाएगा, ये वाला अकाउंट बोला जाएगा आईसीआईसीआई की नजर में नॉस्त्रो। और वहीं अगर मैं सिटी बैंक को देखूं तो सिटी बैंक की नजर में ये वाला अकाउंट क्या बोला जाएगा, वॉस्त्रो। ये मतलब होता है, दो अलग अलग बातें नहीं है, सेम बात है। अब मैं इसको और ब्रीफ में समझाता हूं। समझो एक है कंट्री आपकी एक्स, ठीक है, उसका एक बैंक है ए, और एक है कंट्री आपकी वाई, उसका एक बैंक है बी। तो जब कभी एक कंट्री का बैंक अपने नाम का अकाउंट दूसरे कंट्री के बैंक में खुलवाता है, तो जो ये अकाउंट खुला नया अकाउंट, ठीक है, इसको ए के नजरिए में देखा जाएगा तो क्या बोला जाएगा, नॉस्त्रो। और वहीं अगर बी के नजरिए में देखा जाए तो ये क्या बोला जाएगा, वॉस्त्रो। ठीक है, ये मतलब होता है जब आपकी कंट्री का बैंक का अकाउंट दूसरी कंट्री में खुल रहा है, ठीक है, तो अकाउंट क्या बोला जाएगा, नॉस्त्रो। और वहीं अगर आपकी कंट्री में दूसरा बैंक आके अपना अकाउंट खुलवा रहा है तो वो क्या बोला जाएगा, आपका वॉस्त्रो। ठीक है, पर नाम अलग अलग है, अकाउंट एक ही है, एक ही अकाउंट है। देखो ना अब यहाँ पे जैसे ये एसबीआई वाला है, ठीक है, अब ये बाहर जाके खुलवा रहा है, तो ये क्या बोला जाएगा, आपका नॉस्त्रो। किसकी नजर में, किसकी परसेप्शन में, एसबीआई के परसेप्शन में। पर वहीं अगर हम बैंक ऑफ अमेरिका का परसेप्शन देखें तो उसकी नजर में क्या हो रहा है, बाहर वाला आके हमारे बैंक में अकाउंट खुलवा रहा है, तो उसकी नजर में ये क्या बोला जाएगा, वॉस्त्रो। तो देखो एक ही अकाउंट होता है, एक की नजर में होगा नॉस्त्रो। नॉस्त्रो किसकी नजर में होगा, जो दूसरी कंट्री का है, और सेम कंट्री का जिसके अकाउंट खोल रहा है उसको क्या बोला जाएगा, वॉस्त्रो। ठीक है, तो इतना सा फर्क था, होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है आपकी आरबीआई ने, देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है आपका, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है,
ये आपका बड़ा ट्रेंड में चला हुआ था, ठीक है, यूट्यूबर्स बड़े ट्रेंड में लेकर आए थे इसको। अब आरबीआई ने क्या किया है, इसमें 19 एप्स जो है, ठीक है, विद उनकी ये वेबसाइट्स, इनको कर दिया बैन। तो टोटल आरबीआई ने कितने बैन कर दिए अभी तक प्लेटफॉर्म, टोटल कर दिए 75। ये याद रखना। देखो आपसे इनके नाम नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि टोटल 75 हो गया, 19 तो अभी किए हैं और पहले भी कर रखे हैं, तो टोटल 75 एप्स हो गई हैं, ठीक है, एप्स और वेबसाइट हैं जिनको आरबीआई ने बैन कर दिया है। तो इतने नाम याद करना पॉसिबल नहीं है, बस ये याद रख लेना कि अभी लेटेस्ट कितने किए हैं, 19 किए हैं, और टोटल कितने हो गए प्लेटफॉर्म जो बैन हुए हैं, टोटल बैन हो गया आपके 75, ठीक है। और आरबीआई को ये पावर कहां से मिली है, ये पावर मिली है उनको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट 1999, ठीक है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्शंस 2018 के तहत ये आरबीआई को पावर मिली है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म को ट्रेडिंग से बैन कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने बैन हो गए, 75, और अभी लेटेस्ट कितने किए हैं, 19, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग कंज्यूमर लैंडिंग के ऊपर। अब देखो यहाँ पे भी आपका पीसीए का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका क्या, सीआरएआर, उसका यूटिलाइजेशन होएगा। अब देखो मैंने कल भी आपको बोला था सीआरएआर पढ़ लेना, मेरी बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो है वहां से, ठीक है, और कल भी मैंने आपको हल्का सा ब्रीफ दिया था, तो यहाँ पे मेरे को ब्रीफ देना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने शायद ही देखी होगी वो वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ फिर से हल्का सा कि देखो एक होता है आपका कैपिटल सीआर अपॉन रिस्क, ठीक है, ये होता है आपका सीआरएआर। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिस्क ये कैलकुलेट किस पे होता है, ये रिस्क कैलकुलेट होता है आपका लोन्स के ऊपर, कि आपके लोन होते हैं उसके हिसाब से रिस्क कैलकुलेट होता है। आपके पास एक पूरा एक चार्ट होता है, यहाँ पे ना चार्ट होता है जिसमें आपको लिखा होता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे दिया होगा लोन, यहाँ पे दिया होगा रिस्क, ठीक है। अगर आप लोन दे रहे हो समझ लो रियल स्टेट सेक्टर में, तो आपका रिस्क होगा 100%, ठीक है। वैसे अगर आप हाउस लोन दे रहे हो 30 लाख से कम का, ठीक है, तो आपका रिस्क कैटेगराइजेशन कितनी होती है, 50%। वैसे अगर आप समझ लो एजुकेशन लोन दे रहे हो, ठीक है, तो उस पर रिस्क कैटेगराइजेशन कितनी होगी आपकी, 100%, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, समझो आपने रियल स्टेट को लोन दिया 100 रुपए का, हाउस लोन दिया भी आपने 100 रुपए का, ठीक है, एजुकेशन लोन दिया 100 रुपए का, तो इसका रिस्क कितना होगा, देखो 100% है, मतलब 100 का 100%, 100 रुपया ही रिस्क है, ठीक है। हाउस लोन दिया आपने 100 रुपए का, रिस्क कैटेगराइजेशन कितनी है, 50% की, तो लोन कितने का हुआ यहाँ पे, 50 रुपए का रिस्क हुआ। फिर आपने एजुकेशन में 100 रुपए दिया, कैटेगराइजेशन कितने की, 100% की, तो रिस्क कितने का हुआ, 100 रुपए का ही। तो इन सबको आप जब ऐसे आप टोटल करोगे, वो आता है आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने जो हमारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनकी रिस्क कैटेगराइजेशन चेंज कर दी है। कैसे, जो बैंक्स है, ठीक है, जो बैंक्स है, बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनकी कैटेगराइजेशन थी 125%, मतलब अगर आप 100 रुपए का लोन दे रहे हो क्रेडिट कार्ड पे, तो आपका रिस्क कितने का होता था, 125 रुपए का, डिनोमिनेटर में 125 जुड़ता था, ठीक है। पर अब उसको 125 से बढ़ा के कितना कर दिया है, 125 से बढ़ा के कर दिया 150, मतलब अगर अब आप 100 रुपए का लोन दे रहे हो क्रेडिट कार्ड पे, तो आपका रिस्क कितने का होगा, 150 रुपए का रिस्क होगा, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में आएगा 150 रुपए आएगा, ठीक है। और वही एनबीएफसी का क्रेडिट कार्ड है, तो उसका पहले था 100% का रिस्क, ठीक है, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 125, मतलब पहले अगर आप एनबीएफसी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे थे, तो अगर आप 100 रुपया खर्च कर रहे थे, तो उनका रिस्क कितने का था, 100 रुपए का ही, पर अब वो रिस्क कितने का हो जाएगा, 125 रुपए का। अगर आप एनबीएफसी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो और 100 रुपया खर्च कर रहे हो, तो जब हम उनकी सीआरएआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालेंगे, तो नीचे रिस्क में 100 रुपए के बदले 125 रुपए लिखे जाएंगे। क्यों, क्योंकि 100 से परसेंटेज बढ़ा के 125% कर दी है, ठीक है। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड अगर बैंक का हम देखें, तो उसकी रिस्क वेटेज परसेंटेज कितनी होगी, 150%, और वहीं अगर हम क्रेडिट कार्ड एनबीएफसी का देखें, तो उसकी कितनी होगी, 125%, 100 से बढ़ के, ठीक है। और वहीं हम बात करें पर्सनल लोन्स की, तो पहले 100 रुपए का अगर हम पर्सनल लोन दे रहे थे, ठीक है, अगर हम 100 रुपए का पर्सनल लोन दे रहे थे, तो बैंक को बोला जाता था कि आप 100 रुपए पे 8 रुपए अपने पास अलग से सेव करके रखोगे, ठीक है। अब बैंक आरबीआई क्या बोलता है, अब आपने 8 रुपए नहीं रखने हैं, 8 से बल्कि 10 रुपए रखने हैं, ठीक है, अलग से। जब भी आप पर्सनल लोन दे रहे हो 100 रुपए का, तो आपको 8 की जगह अब 10 रुपए रखने हैं। और ये सारे रूल कब से फॉलो करने हैं आपको, 29 फरवरी 2024 से, ठीक है। 29 फरवरी क्यों, क्योंकि लीप ईयर है इस साल, ठीक है। तो यहां से आपको फॉलो करने हैं। और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो जो हमारे अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, देखो क्रेडिट कार्ड जो होते हैं और पर्सनल लोन्स जो होते हैं, ये अनसिक्योर्ड लोन्स में काउंट होते हैं, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ पाई गई, कितने की, 15% की ग्रोथ। तो ये आरबीआई की रिडार में आया, तो आरबीआई ने क्या कहा है कि भाई देखो ये ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस पे हमें एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। तो हर पर्सनल लोन पे, 100 रुपए के पर्सनल लोन पे पहले कितने रुपए रखने पड़ते थे, 8 रुपए, अब आपको कितने रखने पड़ेंगे सेव करके, 10 रुपए, ठीक है। और वहीं
पहले बैंक जो क्रेडिट कार्ड था बैंक का, उसमें रिस्क वेटेड रेशो कितनी थी 125%। मतलब अगर कोई पर्सन अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके 100 रुपया खर्च रहा है, तो बैंक की जब CRAR रेशो निकलेगी तो ऊपर तो क्या आएगी कैपिटल, नीचे क्या आता है रिस्क। तो जब पहले 100 रुपया खर्च रहा था तो नीचे रिस्क में कितना आता था 125 रुपए। अब बैंक के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट कार्ड का ही 125 से हटा के 150% कर दिया। मतलब अब अगर कोई पर्सन 100 रुपए खर्चेगा तो उसकी कैपिटल में 100, नीचे रिस्क में 125 नहीं आएगा, 150 रुपए आएगा, ठीक है। और वही एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी के क्रेडिट कार्ड के लिए पहले 100% था रिस्क वेटेड, अब कितना हो गया 125%, ठीक है। अगर और ब्रीफ में समझना है तो एक बार प्लीज जाके वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बड़ा डिटेल में समझाया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग बजाज फाइनेंस के ऊपर। अब देखो बजाज फाइनेंस लिमिटेड क्या करती थी, आपको लोन प्रोवाइड करती थी, और कहां से, इसके दो प्लेटफॉर्म थे। एक था इसका ई कॉम प्लेटफॉर्म, दूसरा इसका बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड आता था, ठीक है। उसके थ्रू ये लोन सैंक्शन करती थी और डिस्पर्स करती थी। अब देखो सैंक्शनिंग का मतलब होता है कि आपका लोन जो है वो अप्रूव हो गया, ठीक है। और डिस्पर्सिंग का मतलब जो लोन का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये मतलब होता है सैंक्शनिंग का मतलब आपका लोन पास हो गया, और डिस्पर्सिंग का मतलब वो लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस ये सुविधा देती थी अपने दो प्लेटफॉर्म से, ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के थ्रू। अब आरबीआई ने क्या किया, अपनी पावर्स का यूटिलाइजेशन किया जो इसको मिलती है किसके तहत, सेक्शन 45L ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, और बजाज फाइनेंस को क्या कर दिया, बैन कर दिया है। किस चीज से, ना वो अब लोन सैंक्शन कर पाएगी ना डिस्पर्स कर पाएगी अपने दोनों प्लेटफॉर्म से। और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो जब भी लोन किया जाता है एक मिलती है की फैक्ट स्टेटमेंट। की फैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, ये ना जो भी लोन कर रहा है, जैसे समझ लो आप पीएनबी में जाओगे या एसबीआई में जाओगे, कहीं भी जाओगे आप लोन करवाने, वहां पे ना एक की फैक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। की फैक्ट फॉर्म होता है, वो आपको दिया जाता है और वो आपसे साइन करवाया जाता है। उसमें पूरे आपके जो भी लोन है उसकी पूरी डिटेल होती है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट पड़ रहा है, कितना क्या है, कितनी किस्तें बनेंगी, फिर सारी डिटेल दी होती है, मतलब उसमें XYZ, ठीक है। वो चीज ये बजाज फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा था अपने बोरोवर्स को, ठीक है। तो ये आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहा था, जिसके कारण आरबीआई ने क्या कर दिया, इनको बैन कर दिया है। अब ये फर्दर ना कोई लोन सैंक्शन कर पाएंगे ना कोई डिस्पर्स कर पाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी जो ग्रोथ है और प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी, ठीक है। वो तो जाहिर सी बात है कि आप लोन ही नहीं कर पाएंगे तो पैसा कहां से कमाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक न्यूज और थी, वो छोटी सी, वो भी बता देता हूँ कि क्या आरबीआई ने ना एक इंस्टा मोजो है, अपनी इंस्टा मोजो, वो भी उसने भी अप्लाई किया था पेमेंट एग्रीगेटर के लिए, ठीक है। पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, तो आरबीआई ने उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया साथ में, ठीक है। कि उसको भी लाइसेंस नहीं दिया, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। और ये जो इंस्टा मोजो है, ये कंपनी कहाँ की है, ये है आपकी बेंगलुरु कर्नाटका की कंपनी है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था तो मैंने साथ में बता दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।